आपको याद होगा प्रतिशोध में ये बात हमने कही थी कि जैसे ही अमेरिका के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा या बढ़ेगा, पाकिस्तान रक्त रंजित होना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान में खून बहना शुरू हो जाएगा और ये होना शुरू हो गया है। आप देखिए बीएलए को लेकर जो घोषणा की गई, कहा गया ये आतंकवादी संगठन, उसके बाद बीएलए ने किस तरीके से पाकिस्तानी फौज के पूरे जत्थे को उड़ा दिया है वो खबर बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से डीप फेक वीडियो का सहारा लेकर वहां के मंत्री, और ये पहली बार नहीं है कि वहां के मंत्री झूठ फैलाने की, प्रोपेगेंडा फैलाने की मशीनरी के तौर पर काम कर रहे हैं, वहां के मतलब पाकिस्तान के। और ये बात पाकिस्तान की ही मीडिया एक्सपोज भी कर रही है। बहुत कुछ चल रहा है उधर रशिया यूक्रेन के बीच में, बहुत कुछ ऐसा जो आपको जानना चाहिए। प्रतिशोध की ज्वाला कहां कहां भड़क रही है और कहां बड़ी हो सकती है। इस खबर के साथ शुरुआत, पुतिन जल्द कर सकते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण। आखिरी दौर में वोरवेस्टनिक मिसाइल की टेस्टिंग। एटमी पावर से चलने वाली ये क्रूज मिसाइल है, धरती के किसी भी हिस्से में अटैक करने में सक्षम। एटमी पावर से चलेगी। अब एटमी पावर से चलने वाली पनडुब्बियों के बारे में आपने सुना है, एटमी पावर से चलने वाली एक मिसाइल, तो फिर क्या ये चक्कर ही काटती रहेगी जब तक इसको निशाना इसका ना मिल जाए? क्या है इस मिसाइल में खास, और क्या इस तरह की मिसाइल डेवलप करने में रशिया सबसे आगे हो गया है? क्या ये पायनियर हो गया है? मेरे साथ है मार्शल पीके श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और जनरल के सिन्हा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अब जरा आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, मिसाइल क्या है सर? अलग है कुछ? इस मिसाइल में एक चीज बहुत अलग है कि इसको चला आप कैसे रहे। जैसे आपने कहा, ये न्यूक्लियर छोटा सा रिएक्टर है मिसाइल के अंदर, जो इसके इंजन को, जो रैमजेट इंजन है उसको चलाता है। ये मिसाइल है तो सबसोनिक, मगर रेंज अनलिमिटेड। इसका मतलब किसी भी दिशा से, कहीं से घूम के, कहीं से करके, किसी भी ट्रैजेक्टरी से किसी भी देश के कोने में, किसी भी ग्लोब के कोने में पहुंच सकती है। ये प्रोजेक्ट जो है इसलिए भी खतरनाक बनाता है कि इस तरह का न्यूक्लियर एक रिएक्टर बनाना, छोटा वाला, ये अपने आप में बहुत जटिल बनाता है वैज्ञानिक तरीके से। मतलब टेक्नोलॉजिकली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। और इसकी खतरनाक बात यह है कि अगर ये कहीं बीच में हुआ तो ये जो है रेडिएशन फैला सकता है। अगर बीच में कहीं पर मान लीजिए इसके साथ कुछ हो गया, मिसाइलों के साथ होता है, टेक्नोलॉजी होती है आखिरकार, अगर बीच में गिर गई तो रेडिएशन फैलाएगा। लेकिन इतना मिनिएचर, इतना छोटा वाला परमाणु रिएक्टर बनाना ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। मतलब ऐसा करने वाला रशिया पहला देश बन गया, दुनिया का पहला देश है। हाँ। और देखिए इसका कल या परसों आप सुन लेंगे कि इसका परीक्षण भी हो रहा है। और कहाँ से करें? आर्टिक रीजन से। और उससे अलास्का के बगल में उसकी जगह है नामोवा लेक, वहां से वो कर रहे हैं। और शायद ये करेंगे क्योंकि इसकी खबरें आ जाएंगी। इसके अलावा जो रशिया कर रहा है, ये तो चलिए मिसाइल, जो इस मिसाइल की सबसे, इसकी एक एक्सीडेंट हो चुकी है। 2018 में इन्होंने बनाना शुरू किया था। 2019 में एक एक्सीडेंट हुआ था, इसके लीक हुए थे। उसके बाद आप 2023 में इनका एक परीक्षण उन्होंने अपने लेवल पे कर लिया है। और 2025 में शायद हो सकता है, आप देखें, शायद इसके पहले ये मिलाप, जो मेल मिलाप हो रही है उसके पहले यदि कर सकते हैं। थोड़ी सेकंड तो बता दो प्लीज। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलास्का के ऊपर लॉइटर कर सकता है। ठीक है। न्यू नास्का में वो एक्सीडेंट हुआ था। मतलब आप ये कह रहे हैं सर पे मंडराता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर हमेशा जो रेडिएशन भी फैला सकता है। हाँ। और ये कहीं मार सकता है ऊपर से। एक खास बात है कि आप ये पूछ रहे थे ना दुनिया में पहले कभी हुआ कि नहीं है। एक प्रोजेक्ट प्लूटो था यूएसए का, आप जानते हैं दोनों लोग टक्कर में रहते हैं हमेशा। हाँ। तो प्रोजेक्ट प्लूटो में इस चीज को ट्राई किया गया था, लेकिन वो इंजन बनाने में उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। अच्छा। और रेडिएशन के डर की वजह से 1964 में वो 57 प्रोजेक्ट हुआ, 64 में बंद भी कर। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए आर्सेनिक नाम तो सुन ही चुके हैं। आर्सेनिक, उसके बाद ये बार्बरिक है। ये जो है दोनों एक दूसरे को मेल मिलाप से चलते हैं। वो वहां पर ICBM है और एक इमीडिएट रेंज मिसाइल है। और ये तो आपने बताया इनडेफिनेट, ये चक्कर पे चक्कर लगा सकता है। ये चक्कर पे चेंज द डायरेक्शन। क्या ये दुनिया को भी चक्कर पे चक्कर में, खास तौर से अमेरिका को चक्कर में डालने वाला है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से अमेरिका इसको लेकर अलर्ट तो हो ही गया होगा। और चीन ने पहली बार जारी किया है DF-100 मिसाइल का वीडियो। चीन का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DF-100। DF-100 की रेंज 3000-4000 किलोमीटर, मैक 4 क्रूजिंग रफ्तार से टारगेट पर सटीक अटैक करता है। ये देखिए जरा, ये DF-100 पहली बार दुनिया के सामने इसको दिखाया गया है।
और ये विजुअल यहां जरा दिखाइए और पीके श्रीवास्तव सर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सर ये डोंगफेंग डीएफ, वो हमेशा डोंगफेंग रखते हैं। हाँ। जो भी उनकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको डोंगफेंग बोलते हैं, और जो क्रूज होती है उसको सीएफ बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये उनका स्टैंडर्ड बैलिस्टिक इज डोंगफेंग। हाँ, बड़े अपने आप में नाम ही खतरनाक लगे सुनने में। आदमी डर जाए। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है सर? ये तो लग रहा है जैसे कोई ऐसा है, इन्होंने गुआम को रेंज में डाल दिया है। अच्छा अमेरिका गुआम को रेंज में डाल दिया है। और गुआम में क्या है उनका? आपके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, वो B2 जो गया था, जिसने जी ईरान को दहलाया था। मिडनाइट में हैमर चलाया था। फोर्दो पे जिसने अपना GU-57 GBU-57 डाला था, तो इसको रेंज में ला दिया है। अच्छा, उधर से टैरिफ की मारपीट चल रही है, तो इधर चाइना ने दिखाया भाई हमारे पास डोंगफेंग 100 है। अब आप भी हमारे जद में है, ये मत समझिए। That's called balancing. China is also trying to balance on all fronts. जैसे पाकिस्तान को लेके दोनों लगे हुए हैं कि मेरा भी तेरा भी, उसी तरह गुआम के ऊपर करके कि आपका जहां फाइटर जो मेन आपका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बेस है हमारी जद में है, तो आप भी संभल के रहिए। अब हम लोग बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो ये अमेरिका को एक तरीके से धमकाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। तो उधर रशिया ने जो मिसाइल बना ली और इधर ये डोंगफेंग दिखा दिया गया, इसको किस तरीके से टैरिफ वाले ट्रंप चाचा ले रहे होंगे, ये भी जरा सोचने वाली बात है। और चीन ने पहली बार ये जो DF-100 का मिसाइल का वीडियो जारी किया है, ये चीन का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये मैंने आपको दिखाया। अब जरा यहां देखिए क्या हुआ है। अमेरिका दौरे पर असीम मुनीर ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। गुजरात के जामनगर रिफाइनरी को टारगेट बनाने की धमकी। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है जामनगर। अब ये जो जामनगर है, इसको लेकर धमकी दी जा रही है। भारत के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को लेकर धमकी दी जा रही है। और ये धमकी, ये एक बार फिर से ये धमकियों का सीजन 2 है। और ये धमकियां खोखली होती हैं, ये दुनिया ने देख लिया है एक बार फिर से। लेकिन वो रवायत है उस देश की, तो उस रवायत को एक बार फिर से निभाया जाए। लेकिन सर, इंस्टॉलेशन का नाम लेकर ये बोलना, ये इस बार धमकी को विश्वसनीय बनाने के लिए किया जा रहा है। विश्वसनीय बनाने के लिए ऊपर से ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंस्टॉलेशन का नाम ले रहे हैं वो रिलायंस ग्रुप की है। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में माने जाते हैं। तो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, जो आप तेल जिसके लिए आप रशिया के पास जा रहे हैं, आपकी रिफाइनरी को मैं नष्ट कर दूं, ये कहने की कोशिश। इधर भाव के कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए क्यों हो रहा है ये सारा। ये इसलिए हो रहा है कि ट्रंप कह रहे बेटा 2-4 डायलॉग और मारो, मेरी मीटिंग वहां भी होने वाली है, और शायद अब उनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी होने वाली है। ये उससे पहले का माहौल बनाया जा रहा है। आपके पास कुछ होते हैं ना फ्रंट स्टेट, जिसको ये बोलते हैं, प्रॉक्सी स्टेट बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे पेट स्टेट्स हैं। तो ये पेट स्टेट से कुछ कहलवाया जाता है। और ये ऑप्टिक्स करना, ये उनकी, तो आप जानते हैं जो हम उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत में है कि तुम लोग भी बोलना शुरू करो। क्योंकि जब वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते थे, तो किसने बोला। तो ये मुनीर को क्या ये सर ये एक शेड्यूल दिया गया होगा कि इस आप धमकी से शुरू करेंगे, पहले दिन आपको ये बोलना है, जुगलर वेन बता देना है, ये सब कश्मीर वाला राग अलापना है। उसके बाद आप एक काम करेंगे, वहां के किसी इंस्टॉलेशन, आप देख लो किसको आप समझते हो, एक कोई इंस्टॉलेशन का नाम लेकर आपको और बोलना है। क्या अमेरिका ये स्क्रिप्ट दे रहा है, या मुनीर ने पहले से स्क्रिप्ट तैयार की है, वहां हौसला मिल गया है इसलिए अब ये बोलना शुरू होता है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये सब मुनीर की अपनी है ना, एक का सपना होता है, मुनीर ही लाल का सपना होता है। और वो सपने में जब देखते हैं, वो तो इससे शुरू किए। ये तो आप वेस्ट में कोस्ट में आ गए ना, जामनगर हमारे वेस्ट कोस्ट में आ गया, मगर वो तो इससे शुरू है। वो तो उन्होंने कहा वहां से शुरू करेंगे और वेस्ट तक आएंगे। और टारगेट के उन्होंने पहले से लिखा रखे, टारगेटिंग, लड़ाई के दौरान टारगेटिंग नहीं, टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 टारगेटिंग हमने किया, 21 चुने थे, 9 मारे, 11 मारे उनके एयर बेसिस। मगर ये टारगेटिंग तो ऐसे करेंगे, मगर जब होगा तो खुश, क्योंकि वो रॉकेटें चलने वाली नहीं है। जो भी आपने डोंगफेंग कहा, अग्नि 5 इससे बढ़कर है, हमने उसका नहीं कंपैरिजन किया। अग्नि 5 सुने ना, अभी उसका टेस्ट हुआ है। नहीं सर, मुझको ये लगता है जब काटने वाले दांत होते हैं ना, तो आप उतना दिखाते नहीं जी। जब आपके दिखाने वाले दांत होते हैं, काटने वाले नहीं होते हैं, चबाने वाले नहीं होते हैं, केवल दिखाने वाले होते हैं, तब आप जनरली। लेकिन आई वांट टू से वन थिंग प्लीज, जब असली लड़ाई हुई तो मुनीर कहां थे ये बताइए? कितनी बार आपने बंकर के अंदर थे। ये वही बंकर वाला मुनीर है। बंकर वाले फील्ड मार्शल है ये बंकर, और ये इनकी जो फील्ड है वो बंकर के अंदर रहती है। ये उस तरह की फील्ड मार्शल। हमारी एक फील्ड फायरिंग होती है, जब हम लोग फील्ड फायरिंग करते हैं तो हम भी बंकर में चले जाते हैं। जैसे फायरिंग खत्म होती है, हम एक लाल झंडा लेकर निकल कर खड़े होकर ऐसे होते हैं, क्योंकि आपको ये होता है कि कहीं आपके ऊपर भी गोले नहीं गिरे। तो फील्ड मार्शल जो है, आप फील्ड मार्शल नाम, फील्ड मार्शल साहब
वो जिहादी फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल, वो झंडा लेके निकल गए और देखिए झंडा लहरा रहे हैं। अब ये झंडा लेके और फिर बंकर में जाएंगे, वहाँ मार देंगे। और मुनीर और ख्वाजा आसिफ के बाद ये धमकियों का सिलसिला, मुझको लगता है कि एक अब इनको रोस्टर दे दिया गया है, इसमें शेड्यूलिंग है कि इस दिन ये बोलेंगे, इस दिन ये बोलेंगे। अब देखो तो मुनीर और आसिफ के बाद शहबाज शरीफ अब बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ की गीदड़ भक्ति आई है। पाकिस्तान का पानी छीना तो सिखाएंगे सबक, भारत को पानी की एक एक बूंद छीनने के, हम छीनने नहीं देंगे, एक एक बूंद पानी पाकिस्तान के हिस्से का उसको देना पड़ेगा। ये शहबाज शरीफ असल में ये जो इनको आज से कुछ महीने पहले कहना चाहिए था, वो उस समय के स्क्रिप्ट अभी निकाल के लाए। अब तो पानी रुक गया है, अब तो सिंधु जल समझौता भारत ने कह दिया है कि अब तो ये इस समय लागू है नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होगा, अरे हो चुका है, तो आप किस दुनिया में जी रहे हैं और किस टाइम में जी रहे हैं? इनकी घड़ी ठीक नहीं चल रही है। उसने नहीं, हाँ। इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। इन्होंने देखा भाई बिलावल ने बोल दिया, ख्वाजा आसिफ ने बोल दिया, हाँ। और प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ। नहीं तो इनके आसपास वाले जीने नहीं दे रहे होंगे कि सब बोल लिए तुम तो काहे बात कर प्रधानमंत्री, उनका मैं भी फर्ज पूरा करता हूँ, ये सारी फर्ज अदाई है। आसिफ मुनीर ने कहा था जो दिखा रहे हैं आप, इसमें 10 मिसाइलें मारेंगे और 10 मिसाइलें मारेंगे तो तोड़ देंगे, फिर पानी इनके पास आ जाएगा, अब पूरे पाकिस्तान को बहा ले जाएगा। 10 आप डैम बना रहे हैं, मैं हम ये 10 मिसाइल मारेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस खड़े रह के देखना, पूरा पाकिस्तान बह करके अरेबियन सी के अंदर चला जाएगा। इनका दिमाग नहीं होता, ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं? मारना थोड़ी ना है, मारिए ना, मार कर तो दिखाइए। जब मारना होता तब आदमी सोचता। 23 तारीख से 23 तारीख से बंद है ना, जी। पूरा चिनाब का पानी बंद है। तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे, वो तो हो चुका है ऑलरेडी। जिसको आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो आपने तब क्या कर लिया और अब क्या कर लेंगे? इनके ऊपर रहम करिए, और इनके ऊपर रहम करिए दिनेश। हाँ। इन बीतों का कोई बेचारा है, कथित तौर पे एक प्रधानमंत्री कम से कम है, कहने के लिए, दिखाने के लिए, और वो बेचारा इतने सारे लोगों के, खतरनाक लोगों के बीच में, उधर से जिहादी है, इधर फौज, जिहादी फौज है, उसके बीच में सर्वाइव कर रहे हैं। कभी प्रमोशन देखा है हारने के बाद? बेचारा प्रमोशन भी दे चुका है, अब उससे जो बंद पड़ रहा है कर रहा है, और बीच में बेचारे बयान भी दे रहे हैं। तो तरस के लायक है ये कुल मिला के। और बीएलए पर अमेरिकी बैन से भड़के बलोच नेता, बलोचिस्तान के लोग आतंकवादी नहीं हैं, मीर यार बलोच ने कहा। मुनीर से यारी पर अमेरिका को ओसामा याद दिलाया, कहा बलूचिस्तान अमेरिका से सद्भावना रखता रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका के दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। बलूचिस्तान बहुत अच्छे से फर्क बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस समय ये बीन बजाना किसके आगे बीन बजाई जा रही है? इस समय तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। मुझको नहीं लगता कि सर इसमें कोई अक्ल आने वाली है। देखिए आसिफ मुनीर को जो आप अक्ल देना चाहेंगे, जो आदमी टोटल जिहादी है, आप जिहादी हैं तो आप जिहादी भाषा बोलेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा। तो आपने कहा वो बीन बजा रहे हैं आपके वो जो दिखाई दे रही है, तो बोलते हैं कि आप एक बीन बजाओ किसी चीज के ऊपर और वो पगुरा पड़ती है, पगुरा पड़ता है। राइट। तो इनके ऊपर में तो वही जुमले हम बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सर बीन आप बता रहे हैं, शायद अमेरिका के सामने बजा रहे हैं। नहीं ये कह रहे हो, कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अमेरिका के सामने बीन बजाने की क्या फायदा सर? मैं लेकिन एक बात बताइए, अमेरिका बहुत सारी चीजों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ क्यों लेता जा रहा है? ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। अभी ये वो कहते हैं जैसे मंथन कर रहे हैं, एक समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत और विष अलग अलग हुए थे। ये भी मुझे लग रहा है एक मंथन हो रहा है, और इस मंथन का अब तो मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं आप ही समझा रहा हूँ क्यों मंथन होगा। ये सारे के सारे उभर के बाहर आ रहे हैं जितने दुष्ट हैं। और मुनीर ने क्या बोला वहां से, ये क्या लोगों ने नोट नहीं किया पूरे ग्लोब में, कि आपने बोला मैं आधी दुनिया को लेके चला जाऊंगा। आधी दुनिया क्या अकेली भारत है? राइट। तो इनके प्रति क्या भाव बना? राइट। विष हुआ कि नहीं? ये विष वाला है। इधर ये लोग बोल रहे हैं जो बंद है कि हम भी साथ में हैं, ये भी असुर जाति के हैं। तो सारी असुर जाति जो है एक तरफ खड़ी नजर आ रही है। ये लोगों को एक्सपोज करने के लिहाज से उनका कैरेक्टर एक बार रिटरेट हो जाए दुनिया के सामने। लेकिन इनमें से किसके बारे में दुनिया को पता नहीं है? पता है इनके बारे में, आसिफ मुनीर के बारे में किसको नहीं मालूम है? और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक बड़ा दावा, भारत पर टैरिफ लगाना कोई रणनीति नहीं है। नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिश में ट्रम्प नोबेल के लिए डेस्परेट हो गए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मुनीर से दोस्ती, भारत से नाराजगी ट्रम्प की चाल है। और क्योंकि मुनीर ने, आप जानते हैं, न सिर्फ प्रस्तावित कर दिया नोबेल के लिए नाम, और पूरा इस समय जो है ट्रम्प का दिल जीतने के लिए, अगर उनको ट्रम्प ये कहें कि आप एक काम कीजिए, आप आज कुछ दूसरे तरह के कपड़े पहनिए और नृत्य कर दीजिए, आज मेरा नृत्य देखने का मन है, तो मुझे लगता है वो नृत्य भी करने के लिए इस समय तैयार है।
तो ये जो है, और भारत ने अपनी टर्म्स पर आगे बढ़ना तय किया है। भारत का हित जिसमें होगा वो भारत करेगा। और ये बात क्यों पसंद आएगी ट्रंप को? नॉमिनेशन तो दूर, उन्होंने ये कहा कि ये तो युद्ध में इनकी कोई भूमिका ही नहीं थी, तो फिर ये क्यों आके बीच में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? और इसलिए, और देखिए, जो सच होता है वो कहीं नहीं छिपता। खुद अमेरिकी इस बात को उजागर कर रहे हैं। और अमेरिका के ही एक बड़े अधिकारी ने पेंटागन के कल ये बात कही थी ना, मैंने आपको बताया था कि असीम मुनीर पैंट शर्ट वाला, सूट बूट वाला ओसामा बिन लादेन है। तो वो बच्चे से अमेरिका के अंदर लोगों को ये समझ में आने लगा है कि चल क्या रहा है, और क्या इस बात को ट्रंप बियॉन्ड अ पॉइंट अफोर्ड करेंगे। उन्होंने कोई समय, कोई लिमिट अपने लिए तय की है कि इसके बाद मैं फिर नहीं आजमाऊंगा जो आजमा रहा हूं दुनिया से। देखिए दिनेश, आप ये कह रहे हैं कि एक्स एनएसए ने ये बोला है। व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स लेडी हैं, उन्होंने आकर कब खुद बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये कभी नहीं हुआ। तो वहीं से जो आपने कहा ना कि उनको नृत्य भी कहेंगे, आप कुछ भी कहें, उनको डांस करना कहें, केवल आप नोबेल पुरस्कार का ऐसे दिखाइए ये मिलने वाला है, वो कुछ भी करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने को वो कहते हैं कि इसके पहले कैसे मिल गया ओबामा को क्यों मिला, मेरे को क्यों नहीं मिलता। अच्छा। लड़ाई वहाँ है, ओबामा से शुरू हुई है, वहां से लगी है दिल पे। वहाँ पे अच्छा। इसका सपना जो है वो सपना लेके चल रहे हैं, और जिस तरह से चल रहे हैं बहुत दूर है, बहुत टेढ़ी खीर है। चलिए वो तो चलिए दूसरी पार्टी, एक एडवर्सरी माना जा सकता है। एलॉन मस्क ने तो आपको ट्रंप बनाया इस बार, उसके साथ कम से कम आप ठीक से, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ समझ में वाकई नहीं आ रहा है। शौक है ये जो एनएसए है, एक्स एनएसए, इसकी शक्ल अभी दिखाई जा रही है टीवी स्क्रीन पे, ये इनके ही अपॉइंट किए वाले थे। जाने से पहले इन्होंने इसको निकाल लिया था। तो ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसे अलग खेमे के लोग बात कर रहे हैं। तो ये अलग खेमे वाली कोई बात नहीं है। और बड़ा रिपब्लिकन ही थे ये वही लोग हैं जो रिपब्लिकन के भीतर बहुत बड़ा ऐसा धड़ा है जो कह रहा है ट्रंप से बचाओ, कोई बचाओ। और पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब हुआ है। डीप फेक वीडियो को शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री। जनरल द्विवेदी के बयान का डीप फेक वीडियो इन्होंने चला दिया। एआई की मदद से बयान को डिजिटल तरीके से एडिट किया गया। ये देखिए क्या किया है उन्होंने एक वीडियो ऐसा कर दिया एआई की मदद से उसको एडिट। और ऐसा पहली बार नहीं है, इन्होंने एआई की मदद से, पहले भारत ने जब सबूत दुनिया के सामने रखना शुरू किया कि देखिए हमने कैसे वहां के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, इनके पास कुछ दिखाने के लिए था नहीं। अब इन्होंने इसी तरीके से तब कुछ फर्जी तस्वीरें सामने लगा दी। ठीक है, वहां का जो ये दस्ता है जिसको ISPR आप कहते हैं, वो तो झूठ फैलाने में लगा हुआ है, लेकिन मंत्री इसको ट्वीट कर रहे हैं डीप फेक वीडियो। और वहीं का अखबार डॉन इसको एक्सपोज कर रहा है कि ये क्या झूठ फैला रहे हो, मंत्री होके भी तुम ये कर रहे हो। सर कम से कम अपने यहाँ चुल्लू भर देख लें। देखिए दिनेश, पानी बचा नहीं। आप उस देश की बात कर रहे हैं जो बुनियादी झूठ पे, पूरी बुनियाद झूठ पे। तो ये यदि डीप फेक कर रहे, बड़ी बात है, इसको बताइए। देखिए नहीं, बुनियाद झूठ पे, बुनियाद झूठ पे, बुनियाद झूठ के इसलिए उन्होंने कहा कि आपको हमारे तो हमारे अखंड भारत का हिस्सा, ये मैं मानता हूँ, और अखंड भारत का हिस्सा मेरा सपना ऐसा है जिंदगी में ना पूरा हो कि ये हमें मिलना चाहिए। क्या परिस्थिति थी, हो गया है। जो उन्होंने उस समय कहा था और इन लोगों को समझाया था, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं नहीं है। उस समय उन्होंने ये उनको समझाने की चेष्टा की थी कि यदि हम निकल जाते हैं इधर से तो हम आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो लिया उन्होंने, बोथ ईस्ट एंड वेस्ट दोनों, यदि इस पाकिस्तान का भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको भारत ने छीना फिर छोड़ दिया। 71 की लड़ाई के बाद जो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुआ कि हमने बांग्लादेश को बनने दिया, वो खड़ा हो चुका है, 5 साल बाद ही खड़ा हो गया, और आज 50 साल के बाद। उसी तरह जो आप कह रहे हैं ना डीप फेक, इनका पूरा का पूरा यूएन के अंदर डीप फेक है, पूरा का पूरा इनकी अर्थव्यवस्था डीप फेक है, इनके जितने हथियार डीप है, जिनके न्यूक्लियर की बात करते हैं, एक बात अमेरिका को डीप स्टेट चला रहा है, ये डीप फेक वाले वीडियो डाल रहे हैं, और ये खुद के अंदर इनका पूरा का पूरा हिसाब किताब, पूरा इनका जो मेंटल है वो पूरा डीप फेक है। ये दुनिया के सामने प्रमाणित भी हो रहा है। देखिए जो उन्होंने बात कही थी, इसमें मैंने कहा जरूर एक्सप्लेन करिए। पाकिस्तान की बुनियाद झूठ बनी, पाकिस्तान की बुनियाद बनी थी कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सके, और पाकिस्तान में मुस्लिम्स को अलग रहना पड़ेगा, कि यहाँ रह नहीं सकते। जितने मुस्लिम पाकिस्तान में उतने ही अब हिंदुस्तान में, वो पुष्पित पल्लवित हुए सारे के सारे। और वहाँ क्या हुआ, वो खुद ही कह रहे हैं ये डंप ट्रक है, बजरी से भरा है, पूरा पाकिस्तान इन्होंने बजरी से भर दिया। ये झूठ के बुनियाद पर बनी हुई देश है, और झूठी की और झूठ के बुनियाद पर ही ये चल रही है। तो ये डीप फेक आप जो देख रहे हैं, AI जनरेटेड है,
शक्ल किसी की, बात कोई और, जो आप कहना चाहते हैं, और उनका अपना पेपर बना कर रहा है। अब बताइए जोड़ी आप। मैं एक चीज में ऐड करना, डॉन को कहीं इसके नतीजे तो नहीं भुगतने पड़ जाएंगे, ये भी बताइए। हाँ, एक चीज ऐड करना, आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री ने सदन के पटल से कहा 1000 मिसाइल ड्रोन 9 तारीख की रात को हमारे ऊपर आए। वो डीप फेक ही होगा ना, एक भी नहीं पहुंचा। ऐसा कहीं हो सकता है? आज ने कहीं, मैंने नहीं सुना। 1000 मिसाइल ड्रोन आपके एक सीमा के इस तरफ नहीं आया तो डीप। अरे सर, बच्चों वाले खिलौने वाले ड्रोन होते हैं ना, वो भी तो उड़ाए जा सकते हैं ना। फेक, जिसमें कोई दम नहीं था। आपने 1000 भेज दिए इसलिए क्योंकि आप गिनती बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि देखो मेरे पास इतना सारा जखीरा है, और वो सबके सब फुस पटाखे थे, और भारत ने स्थापित कर दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 फाइटर गिराने के सवाल पर बोला अमेरिका ने कहा हमें नहीं पता, पाकिस्तान से पूछिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा आप पाकिस्तान सरकार से पूछिए कि उनके F-16 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं या नहीं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा था कि भारत ने F-16 समेत पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। अब इसमें देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा ही है, बताइए। इन्होंने, चीफ ने ये कहा था कि हमने 5 फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए हैं, और चूंकि जकोबाबाद में F-16 होते हैं और आपके सरगोधा में F-16 होते हैं, दोनों जगह हैं, और हमने दोनों के हैंगर्स को हिट किया था, तो ये वाले जमीन पर शायद गए हैं। अच्छा, ये बात है। इसीलिए इस बात को पाकिस्तान ने मना किया, लेकिन अमेरिका ने मना नहीं किया। 2019 में अमेरिका ने कहा था कि हमारा F-16 का लॉस नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि वो कॉम्बैट लॉस था। पता MiG-21 बाइसन से उसको मार दिया था, लेकिन अगर जमीन में मारा गया है तो उसकी बात यह है कि आपका जो एयर डिफेंस नेटवर्क था, जो HQ-9 प्राइमरली था, वो डिफेंड नहीं कर सका, वो चाइनीज था, और आपकी जो व्यवस्था थी वो पाकिस्तानी थी। इसका मतलब पाकिस्तानियों को न तो कुछ रखना आता है और चाइनीज पर, और दूसरी बात चाइनीज फेल कर जाते हैं। तो अब आप अगर ग्लोबल स्टेज में देखिए तो चाइनीज वेपन्स हैं या अमेरिकन वेपन्स हैं, रशियन तो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। तो अब वो अपने कॉम्पिटिटर का पिटाई करने के लिए अमेरिका ने शांति चुप्पी साधी। ये भी कॉमर्शियल है। ये जो F सीरीज के साथ इन दिनों F सीरीज के साथ ठीक चल नहीं रहा है। कल हम बता रहे थे। अब यहाँ देखिए ना, उगलते बन नहीं सकता, ऐसे क्या वर्ड बनता है? वो तो है सर, लेकिन ना उगलते बन रहा है इनसे, ना निकलते बन रहा है। अभी कह रहे हैं पाकिस्तान से पूछो, पाकिस्तान से पूछो। अरे अगर आप इतने श्योर हैं और F कहीं भी खड़ा रहता है आपका फाइटर, उसको लेके आपका हमेशा उससे कहते हैं ना कि वो आपका संबंध कभी भले ही बेच दे, उसके साथ आप अटैच रहते हैं। बता दें आपको, उनके पास एक टेक्निकल सुपरवाइजरी टीम होती है, वो जो हमेशा रहती है, बेस रहती है। और उसका रीजन ये है कि अमेरिका जब भी सामान बेचता है इस तरह का, तो कहता है कि हम आपका एंड यूज डिसाइड करेंगे। ये F-16 जो दिए गए थे वो अगेंस्ट टेररिज्म दिए गए थे। ये हमारे खिलाफ उन्होंने लिखा हुआ है, यू विल नॉट यूज इट अगेंस्ट इंडिया। तकरीर वो है और वो इनके उसमें है, लेकिन क्योंकि हमने ये विरोध जाहिर किया था, F-16 हम ही बेचने वाले थे F-21 के फॉर्म में, तो उन्होंने कहा था नहीं, वो भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए जब भी ये इस्तेमाल होंगे आप देखें इस तरह गोलमोल बातें होती रहेंगी। ये इसलिए गोलमोल किया जाएगा कि कैसे ये स्वीकारा जाए कि जिसकी सुपरमेसी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी सुपर बता देते हैं कि फिर किसी आदमी का कहीं नाम ही नहीं आता कि उड़ाने वाला कौन है, चलाने वाला क्यों। टेक्नोलॉजी हमारी सुपीरियर, इसलिए हमारा हथियार ले लो। कैसे कह दें कि वही सुपीरियर टेक्नोलॉजी वाला कुछ सिटिंग डक बना दिया गया। और रूस यूक्रेन जंग को फिर से रोकने की कोशिश। 15 अगस्त को पुतिन ट्रंप की मुलाकात होगी। अलास्का में ये मुलाकात होने वाली है। पुतिन ट्रंप की UAE के सुझाव पर दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो रही है। लेकिन पुतिन का जिस तरीके का रवैया रहता है, क्या ट्रंप का ये खुद को किसी पे थोपने वाला, इंपोज करने वाला जो उनका तरीका चल रहा है, पुतिन तो ऐसा मानते नहीं है। पुतिन को ऐसा करना और चिढ़ा देता है। यहाँ पे जाने के बाद ट्रंप का कोई रवैया, नजरिया बदलेगा? ये ट्रंप जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे, और इसीलिए आउटकम भी वही होगा जो अभी तक हम देखते आए। पता चला वहां कोई ऐसी बात कह दी कि और यूक्रेन को मार पड़नी वहां शुरू हो गई। मुझे तो इसी बात का अंदेशा है सर। ठीक है, ऐसा है। अगर ये लोग अकेले में मिलते हैं तब तो मालूम मुझे लगता है कुछ सुलझेगा। लेकिन अगर ऑप्टिक्स के लिए मिलते हैं, उधर एक आदमी, इधर एक आदमी, इधर कैमरा, उधर माइक, माय गॉड, फिर तो होगा यू होल्ड नो कार्ड, वही वाला दृश्य सामने आएगा। ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। आपने जो कहा, दो ऐसे लोग, एक प्रोफेशनली ईगोइस्टिक है, मतलब ही इज अ प्रोफेशनल, ही स्पीक्स वेरी लिटिल, तो इनकी आवाज आपने बहुत नहीं सुनी होगी। और एक है जो पीस प्राइज के चक्कर में है। अगर आपस में अकेले बैठ गए तो कह सकते हैं भाई अब रोक लो, ये वाला
क्योंकि स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी की जो बातें हो रही है, ये ट्रम्प भी कह चुके हैं कि यूक्रेन इसीलिए डरा हुआ है कि ट्रम्प कुछ न कुछ टेरिटरी का इधर उधर होगा। अगर ये बात होगी और ये ट्रम्प को, पुतिन को सूट कर जाती है, तो हो सकता है। तो कुछ संभावनाएं रखिए, लेकिन जो ऐसी पर्सनालिटीज मिल रही हैं विश्व पटेल की, जो कि आपस में अगर अच्छा चलिए आज थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। कोई एक चीज अगर कहनी हो कि ये आउटकम होगा, जनरल सिन्हा आपके हिसाब से क्या आउटकम होने वाला है? अच्छी है। देखिए, जो ट्रम्प का आया है, बयान आया है, ये बयान है, वो कह रहे हैं कि हम सुनने जा रहे हैं, हम बोलने नहीं जा रहे। एक बयान बहुत, ये ट्रम्प कह रहे हैं, ट्रम्प खुद का है। अब कल ये नहीं कर पाएंगे सर वो कर देखिए, पुतिन के सामने उनकी नहीं चलेगी, उनको ये आप लेके चलिए। पुतिन अलास्का क्यों जा रहे हैं वो भी पता है कि अलास्का में किसी ने यूएई कह रहा है कि हमने करवा दिया, अलास्का क्यों चुना गया है वो भी है। और ट्रम्प के मुंह से भी ये निकला है कि हम रशिया जा रहे हैं, इसके भी माने हम रशिया जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीन थी, उन्होंने बेची। तो जब दूसरी बड़ी बात देखिए, 2.5 लाख फौज आज वहां पर उन्होंने जमा कर दिया, 87,000 अक्रॉस सुमी, और करीब 2 लाख के आसपास बस में आज खड़े हैं वो मोलाइज होकर। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पूरी तैयारी है कि किस स्ट्रेंथ वाली पोजीशन आपने जो बड़ी बात करी होगी कि नहीं, आपने जो बड़ी बात की कि ये जो न्यूक्लियर पावर्ड जो आपकी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल का टेस्ट, जो आज की कौन खबर आ गई, देखिए ये पूरे के पूरे ये कुछ भी ऐसा नहीं होता, कैलेंडर में फिक्स होता है, इस दिन मीटिंग होने वाली है, इस दिन ड्रिल होगी, इस दिन मिसाइल टेस्ट होगी, इस दिन तैनाती कर दो सर। वो तो लिख के दे चुका है कि करना क्या है, पॉइंट वाइज दे चुका है। जो कहते हैं ना स्टीव विटकॉफ, उनको दे चुका, ये है हमारा। चलिए, तो आपने कहा कि अगर बोलने नहीं जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, तो कुछ आउटकम हो सकता है और इसकी तैयारी कर ली गई। सर आप बताइए क्या होने वाला है? आउटकम आपने बोला हाँ में या ना में? क्या में? शांति की तरफ आउटकम होगा, नहीं होगा? साहब ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, प्लीज समझने की चेष्टा फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें शांति नहीं होगी सर। फ्रोजन अभी चूंकि वॉर एक्टिव है, लाइंस फ्रीज नहीं हुई है, तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि कुछ डी रेटिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना आवश्यक है। डी रेटिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना आवश्यक है। देखेंगे जो एग्रेशन हो सकता है। मैं अपना स्टिक आउट करता हूँ। It will be done on the terms of Russia and no one else. रशिया अपने टर्म्स कहेगा। रशिया के टर्म्स में अगर होता है तो हो सकता है, वरना अगर ट्रम्प थोपना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप दोनों की बातें आज मैंने सुनी है, आप देखेंगे उस दिन क्या होता है। मिली जुली बात तो सब होगी ना, कॉम्प्लेक्सिटी है बात में, लेकिन मिली जुली बात यह है कि इस इवेंट के बाद वो थोपेंगे, ये थोपेंगे, ये करेंगे। इस इवेंट के बाद क्या डिग्रेड होंगे ऑफेंसेस या अपग्रेड? तो नहीं होंगे आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ थोड़े डिग्रेड होंगे। अच्छा चलिए, भारत रूस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर देखिए। 21 अगस्त को भारत और रूस के बीच वार्ता असंभव है। सर्गेई लैवरोव से विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात। 7 अगस्त को पुतिन से मिले थे एनएसए डोभाल। तो ये पहले एनएसए की मुलाकात और उसके बाद ये मुलाकात, रशिया के बीच ये मुलाकातें, और उधर वो मुलाकात जिसके बारे में अभी बात हो रही थी वो तो आप सुन ही रहे हैं। इन मुलाकातों के बहुत मायने होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, कहाँ क्या चीजें हो रही हैं इसको सेट करने में। अब ये किधर जा रही है बात, खास तौर से जब अमेरिकी दादागिरी चल रही है, जब आरआईसी की बात चल रही है, जब आप देख रहे हैं अमेरिका इस समय पाकिस्तान को पूरे तौर पर प्रश्रय देने और उसको उकसाने में लगा हुआ है। उसको लिखी हुई स्क्रिप्ट्स दी जा रही है जिसके जरिए वो धमकाने की कोशिश कर रहा है, खोखली सही लेकिन धमकियां दे रहा है। सर ये मुलाकात क्या होगा? ऐसा है, ये रीबैलेंसिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है। जो पावर स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का वो शिफ्ट हो रहा है। इससे टेक्टोनिक शिफ्ट अपने ज़माने इस ज़माने के लिए बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट है। तो हर तरफ आप देख रहे हैं हलचल है, और ये शिफ्ट जो है थोड़ा स्टेबलाइज। हमारा सबसे बड़ा सवाल है, जो सारे दर्शक जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें कुछ स्थिर होंगी या हलचल और बढ़ेगी। यही दो उसके पॉइंट हो सकते हैं। तो इन सारी मुलाकातों से जो रीबैलेंसिंग होगी वो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। वी शुड प्रे फॉर दैट एंड दैट इज गुड फॉर द वर्ल्ड। तो ये स्टेबिलिटी के लिए भी ये मुलाकातें, उसका ये भी आउटकम हो सकता है कि अभी जिस तरह की हलचल आप दुनिया भर में देख रहे हैं, हो सकता है कि इन मुलाकातों से चीजें कदरन शांत हो। आपको भी ये लग रहा है सर? मुझे तो नहीं लगता। देखिए सर, अभी भी ये हमें यदि कह दें बैटल, यदि हम बैटल को पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिकली, ट्रांस अटलांटिक से ये वेस्ट एशिया में आया है, वेस्ट एशिया से इंडो पैसिफिक में शिफ्ट होना है। और यदि हम ये कहें और आर्टिक में ये हो चुका है,
आर्टिक में ये कोई के नहीं है अलास्का में मिलना, ये शांत नहीं होगा 2027-28 के पहले, ये आप लेके चलिए कि वर्ल्ड इज एट वॉर एंड वर्ल्ड इज एट वॉर। आप देखें थोड़े दिन पहले आपने यहाँ पर भी हो गया था नीचे कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन, और हमारे चीफ लोग कह रहे हैं खान से तो इसको ध्यान रखिएगा कि वॉर जल्दी हो सकती है। क्या हम बैटल डिक्लेयर नहीं पढ़ सकते हैं? कोई आपको जामनगर में बोल रहा है मार देंगे, कोई कह रहा है ईस्ट में मार देंगे, और हम कहते हैं शांति आ जाएगी। ये रॉन्ग असेसमेंट होगा हमारा। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मैं वर्ल्ड में जो हलचल अभी मची है हर तरफ की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हमें तो अपनी जगह सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन ये मूव करेगा जैसे जितनी हुई थी हर जगह शुरू हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, ईरान, इजराइल, और आप देख रहे हैं जो छोटे मोटे थे अजरबैजान भी आर्मीनिया के ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, तुर्की हर जगह घुस जा रहा था। ये सारी जो चीज़ें हो रही थी और ट्रम्प के टैरिफ जो आना शुरू किए, उनकी वजह से जो हलचल बनी, इस सब का एक पॉट बन रहा है। रीबैलेंसिंग जरूर होगी। एवरीबडी हैज नॉट ट्राइड आउट, सबने अपनी अपनी स्ट्रेंथ नहीं ट्राई, लेकिन नटशल ये है कि ये अब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहिए। ये लगता है कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन अभी इसको लेकर कुछ कहा जा सकता नहीं है। खास तौर से जो डेडलाइन दी जा रही है कि 2027 तक, तो ये लगता है उथल पुथल चलती ही रहेगी। जापानी सेना खरीदेगी हेरॉन 2 ड्रोन, अगली खबर देखिए। तो वो मुल्क जो ये समझे जाते रहे कि ये कतरन शांत हैं, बुद्ध के उपासक हैं, वहां भी आप देखिए हलचल हो गई है, क्योंकि अब दुनिया ये समझने लगी है कि शांति के लिए भी एक कीमत होती है, और कई बार युद्ध के तौर पर आपकी तैयारी वो कीमत होती है। हेरॉन 2 ड्रोन इजरायली ड्रोन है। हेरॉन 2 ऑपरेशन सिंदूर में भी बड़ी भूमिका निभाई थी इसने। हेरॉन 2 के नाम से ही पाकिस्तान खौफ खाता है। अब ये हेरॉन का बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो अचानक पूरी दुनिया में हॉट केक जैसे हो गए हैं, और उनमें से आप देख रहे हैं कई तरह के ड्रोन भी हैं, और ये हेरॉन भी उनमें से एक है। अब ये दुनिया को हैरान नहीं होना चाहिए कि हेरॉन की इतनी मांग है। हैरान लोगों ने उन्होंने देखा, ऑफ सिंदूर में देख लिया है। ये ISR वाला ड्रोन है, जिसे इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस वाला ड्रोन बोलते हैं। ये वो वाला ड्रोन है, अच्छा खासा पेलोड ले आ सकता है, करीब 500 किलो के आसपास का। स्पीड भी अच्छी है, हाँ, लॉइटर कर सकता है, इट कैन लॉइटर फॉर 46 आवर्स, और ये सबसे बड़ी बात है 40 घंटे तक ये उड़ सकता है, लॉइटर कर सकता है। ओ, इतना सा देखने में ये कहाँ इतना ईंधन होता है। एक तरीके से स्टेल्थ भी है, इसका सिग्नेचर बहुत कम है, इसका इंजन भी क्वाइटर है, लेकिन खास बात इसमें यह है कि जापान के लिए बड़ा यूजफुल है। जापान में जो कोस्टल रीजन है, क्योंकि उनका मोस्टली आइलैंड कंट्री है, कोस्टल रीजन है, उसके सर्वेलेंस में बहुत सक्षम है, इसलिए जापान ले रहा है इसको। ये जापान क्यों ले रहा है उसकी वजह बताई गई आपको। अगली खबर देखिए। ईरान में इजरायली जासूसों पर बड़ा खुलासा। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर। युद्ध के दौरान 21,000 लोग गिरफ्तार किए गए। ईरान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। 1,000 से ज्यादा जांच चौकियां बनाई गई। अब बताइए, 1,000 से ज्यादा जांच चौकियां और 21,000 लोग आप अपने देश के गिरफ्तार कर लें। आप बताइए, कहीं आपने देखा है 21,000 का मतलब कि जिसके ऊपर इतना सा भी शक हुआ उसको अंदर ले लिया। ये ऐसे डिक्टेटोरियल कंट्रीज में हो सकता है दिनेश, ये कहीं और नहीं हो सकता। 21,000 का मतलब कि कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई है, किसी तरह की उसे कहते हैं ना, आपने उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई विधि विचार नहीं है कि अपना दामन झलक लो और गरीबों को पकड़ लो कहीं फुटपाथ के किनारे कोई सो रहा है। जो हम लोग पहले कहते थे ना कि उन्होंने मांगा कि 5,000 दिखाओ, हाँ, ये मोसाद का है बोल दिया। हाँ, बिल्कुल। अगली खबर देखिए। यमन के हूती विद्रोहियों का इजराइल पर हमला। हाइफा, नेगेव, एलियट, बीर शेबा पर ड्रोन हमले। इजराइल के ADS ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को रोक दिया। जवाबी कार्रवाई में यमन के कई पोर्ट्स पर इजराइल का अटैक। एक और खबर आपको दिखा दूं, बलूचिस्तान के वाशुक में पाकिस्तानी सेना पर अटैक हुआ है। बलोच लड़ाकों के हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। अटैक में कई पाकिस्तानी सैनिकों की हालत नाजुक है। हमले के बाद बलोच लड़ाके मौके से फरार हो गए। ये मुझे लगता है प्रतिबंध लगा के और ज्यादा उकसा दिया गया है बलोच, और उन्होंने कहा कि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हमारे ऊपर ये प्रतिबंध क्यों लगाया। और ये गुस्सा है, और मुझको लगता है ये गुस्सा अमेरिका के ऊपर होगा, लेकिन ये पाकिस्तानी सैनिक और मारे जाएंगे आने वाले दिन। देखिए दिनेश, जो ये इनकी जद्दोजहद चल रही है, जो ये आज की नहीं है, 1948 से चली है। 5 बार ये इसके उतार चढ़ाव, ये डिसाइसिव है इस बार।
खास करके जो मजीद ब्रिगेड की बात होती है, हाँ। मजीद ब्रिगेड के बारे में यदि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें 80% फीमेल्स हैं, मेल नहीं है। और वो इतनी आत्मघाती ये है। मजीद ब्रिगेड ना अपने दर्शकों को एक दिन इत्मीनान से समझाते हैं। आज वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है और आज मेरा कुछ गला भी फंसा हुआ है, माफी के साथ कार्यक्रम को यहाँ रोकता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन कल मिलेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों और पॉइंटर्स के साथ आपको बताऊंगा। ये प्रतिशोध पूरे गले के साथ। पूरे गले के साथ। आप लोग थोड़ा प्रार्थना भी कीजिएगा ये कल तक एकदम पूरा सही हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।